नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय दुबे ज्योग्राफी की श्रृंखला में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में हमने जाना था सौर परिवार के बारे में और आज ये टॉपिक जो है वो है सौर परिवार के सदस्यों के बारे में कि सौर परिवार के जो सदस्य हैं उनकी अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक था हमारा वो क्या है, सौरमंडल। और सौरमंडल में आप पहले ही समझ चुके हो कि सूर्य से दूरी के क्रम में कौन कौन से ग्रह हैं। तो एक बार इनको और बना लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा सन, ठीक है। आप भी अपने पेन कॉपी साथ में लेके बैठें ताकि जो भी चीज़ मैं यहाँ बोर्ड पर नोट करूँ साथ साथ आप भी अपनी कॉपी में उसको नोट करते जाएं, ठीक है, जिससे कि सारी चीज़ें आपको एक साथ एक ही टॉपिक में मिल जाएं। तो ये हमारी पृथ्वी थी। इसके जस्ट बाद में सबसे जो नज़दीक का ग्रह था वो कौन सा था, बुध था। इसके बाद में शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी थी। पृथ्वी के बाद में मंगल। देखिए, ये तो हो गए हमारे चार कौन से ग्रह, पार्थिव ग्रह, अर्थात वो ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक हैं वो हमारे कौन से ग्रह थे, पार्थिव ग्रह थे। इसके बाद में यानी कि जब मंगल ग्रह तक पार्थिव ग्रह की सूची में आते हैं, इसके बाद में क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए, क्षुद्र ग्रहों की वो पेटी किस तरीके से है, इस तरीके से है। इसके बाद हमारे जो क्षुद्र ग्रह की पेटी के बाद में जो ग्रह है हमारा, यानी कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, ठीक है दोस्तों। तो बृहस्पति के बाद में अगला जो ग्रह था शनि। शनि के बाद में अरुण और अरुण के बाद में वरुण। तो ये हमारा इस तरीके से सौर परिवार था। तो मैं आपको ये भी बताया था कि सौर परिवार में पहले कितने सदस्य शामिल थे, 9 सदस्य शामिल थे। वर्तमान में उसमें से एक सदस्य को क्या कर दिया गया, ग्रहों की सूची से निकाल के बौने ग्रह की सूची में डाल दिया गया। ये क्यों किया गया, इसको भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जिस समय जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ है उसने 2006 में जब ग्रहों की नई परिभाषा दी तो उसके लिए 4 आवश्यक शर्तें मानी। तो उसने ये कहा कि जो खगोलीय पिंड इन 4 शर्तों को पूरा करता होगा वो क्या माना जाएगा, ग्रह माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, एक बार देख लेते हैं ग्रहों को कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो ग्रह इंग्लिश में से बोलते हैं प्लेनेट, ठीक है। तो ग्रह की क्या क्या परिभाषा रखी गई। पहली चीज, उस संगठन का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ 2006 में, अगर फिक्स डेट किसी को याद रखनी तो मैं वो फिक्स डेट भी यहाँ लिख देता हूँ, 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्या दी, ग्रहों की नई परिभाषा दी। और इसी दिन प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल के कहाँ डाल दिया गया, बौने ग्रह की सूची में शामिल कर दिया गया। तो यहीं इसी के आगे नोट कर लेना कि प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकालकर बौने ग्रहों की सूची में शामिल किया गया। देखिए दोस्तों, आप मेरे साथ साथ लिखते जाना ताकि आपको लिखने में भी ज़्यादा समय ना लगे और तुरंत आपका टॉपिक भी यहीं साथ में कंप्लीट होता रहे। तो देखिए, यहाँ मैंने क्या बताया कि ग्रहों की सूची से बाहर निकाल दिया। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि ग्रहों की सूची से बाहर निकालने का अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का रीजन क्या था प्लूटो को। तो देखते हैं वो 4 शर्तें इसने ग्रहों के लिए जो 4 मानदंड रखे हैं वो क्या क्या रखे हैं। जिसमें देखिए, हमारा पहला मानदंड है कि अगर कोई खगोलीय पिंड आकाशगंगा में है, देखिए आकाशगंगा जो है बहुत ही विस्तृत है अपने आप में और अब अपने विस्तार रूप में होने की वजह से उसमें असंख्य खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। लेकिन बहुत से खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिनका अपना स्वयं का तारा नहीं है, ठीक है।
तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनका स्वयं का एक तारा होगा और जिससे वो अपना प्रकाश ग्रहण करते होंगे वो क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है। तो पहली आवश्यक जो शर्त थी वो क्या थी कि प्रत्येक खगोलीय पिंड का क्या होना चाहिए, एक तारा होना चाहिए। ठीक है, पिंड का एक तारा होना चाहिए और इस तारे से ये क्या ग्रहण करेंगे, प्रकाश ग्रहण करेंगे। ठीक है, दूसरी शर्त, जैसे अगर हम इसी शर्त में ले लें तो ये हमारे क्या हैं, खगोलीय पिंड हैं। ग्रहों की परिभाषा तो हमने इनको बाद में ग्रहों में शामिल किया जब इन्होंने इन चारों शर्तों को पूरा किया। तो इन खगोलीय पिंडों का जो तारा है वो क्या है, सूर्य है। अर्थात इन चारों, इन 8 खगोलीय पिंडों की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी एक शर्त को पूरा किया। प्लूटो ने भी इस शर्त को पूरा किया था क्योंकि प्लूटो भी एक खगोलीय पिंड था और उसकी ऊर्जा का स्रोत भी क्या था, तारा सूर्य था। लेकिन ऐसी कौन सी शर्त थी जो प्लूटो पूरी नहीं कर पाया जिसकी वजह से उसको ग्रहों की सूची से बाहर निकाल के बौने ग्रह की सूची में डाल दिया गया। तो अब दूसरी शर्त देख लेते हैं। दूसरी शर्त क्या थी, देखो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ जो है वो ये कहता है कि प्रत्येक ग्रह की 2 गतियां होती हैं। 2 गतियां कौन कौन सी, एक तो होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। एक बार इन दोनों को समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे मान लो अगर हम पृथ्वी का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, तो ये हो गई हमारी पृथ्वी, अर्थ। तो देखो जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन अगर इसकी हम आदर्श स्थिति की बात करते हैं, आइडियल कंडीशन की बात करते हैं, जब हम इसको मैप पे बनाते हैं तो हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। लेकिन जब इसकी रियल कंडीशन की बात करते हैं तो अपनी वास्तविक स्थिति में पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो देखो अपने अक्ष पर झुके होने के साथ साथ ये क्या करती है, रोटेट करती है, यानी कि अपने अक्ष पर ही घूमती है। आप लोग भी बचपन में खूब घूमे होंगे, फिर बाद में चक्कर खा के क्या हो जाते होंगे, आप शांत हो जाते होंगे। लेकिन पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, पृथ्वी को कभी चक्कर नहीं आता है। अब ये क्या कर रही है, अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो ये इसकी कौन सी गति कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। और घूर्णन गति को हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ग्रह हैं, बुध हो चाहे शुक्र हो, पृथ्वी, मंगल, इन सभी ग्रहों का क्या है, अपना एक रोटेशन है और अपने रोटेशन पर ये क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तो अगली शर्त क्या हो गई कि प्रत्येक खगोलीय पिंड अपने अक्ष पर क्या हो, घूमता रहे, वो क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। अब दूसरी बात आई कि प्रत्येक इनकी जो दूसरी गति है वो क्या है, परिक्रमण गति है। अर्थात ये जितने भी ग्रह हैं, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ क्या करेंगे, सूर्य की परिक्रमा करते जाएंगे। इस तरीके से मान लो ये सूर्य है तो अभी ये पृथ्वी यहाँ ही घूम के फिर यहाँ आ जाएगी, फिर ऐसे आ जाएगी। तो ये क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इस तरीके से ग्रहों की 2 गतियाँ हो गई। कौन कौन सी, एक तो हो गई घूर्णन गति और दूसरी हो गई परिक्रमण गति। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरा जो पॉइंट इसका था कि प्रत्येक ग्रह का क्या होना चाहिए, एक घूर्णन गति होनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं रोटेशन। और घूर्णन को हम दूसरा नाम और है इसका जिसे हम परिभ्रमण बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक ग्रह का क्या होना चाहिए, प्रत्येक खगोलीय पिंड का एक घूर्णन होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए। तो ये 2 शर्तें सारे लोग पूरी कर रहे हैं। प्लूटो ने भी ये शर्त पूरी की थी, लेकिन हमें तो ये देखना है कि प्लूटो ने ऐसी कौन सी शर्त थी जो पूरी नहीं की, जिसके बावजूद उसको क्या कर दिया गया, ग्रहों की सूची से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो देखिए तीसरी जो शर्त है हमारी कि प्रत्येक ग्रह की या प्रत्येक खगोलीय पिंड की अपनी क्या होनी चाहिए, एक परिक्रमण गति होनी चाहिए। ठीक है, परिक्रमण गति को इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक, तो ये जितने भी ग्रह हैं अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ क्या करेंगे, सूर्य की परिक्रमा करेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से। एक बार हम समझ लेते हैं। मान लो ये है सन और ये प्रत्येक ग्रह की अपनी ऑर्बिट है और सारे ग्रह क्या करते हैं, अपनी ऑर्बिट में निश्चित परिक्रमा पथ पर अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। लेकिन प्लूटो क्या करता था, मान लो मैं यहाँ प्लूटो को बना देता हूँ, ये प्लूटो हो गया और ये वरुण हो गया। तो प्लूटो अपने ऑर्बिट पर परिक्रमा न करके वरुण के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता था। किस तरीके से, इस तरीके से ये परिक्रमा करता था सन की और वापस अपनी ऑर्बिट पर आ जाता था। इसीलिए प्लूटो अपने निश्चित
ऑर्बिट पर परिक्रमा न करके दूसरे ग्रह की ऑर्बिट को काटकर सूर्य की परिक्रमा करता था, इसीलिए उसको ग्रहों की सूची से निकाल करके बौने ग्रहों की सूची में शामिल कर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब 3 चीज़ें हम समझ गए कि 3 शर्तें हो गई ग्रह के लिए। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट शर्त है वो कौन सी है कि प्रत्येक ग्रह का अपना क्या होना चाहिए, एक गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होना चाहिए, ग्रेविटेशन फोर्स होना चाहिए। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए दोस्तों, इसे गर्लफ्रेंड मत समझ जाना, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, आजकल ये ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है कि जीएफ जहाँ भी वर्ड आता है आप लोग क्या समझ जाते हो कि गर्लफ्रेंड शब्द नाम आ गया। ठीक है, तो हाँ, ये भी सही है कि प्रत्येक ग्रह की अपनी क्या होनी चाहिए, एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इनका अपना ग्रेविटेशन फोर्स होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने कहा कि जो खगोलीय पिंड इन चारों शर्तों को पूरी करता है वो क्या माना जाएगा, ग्रह माना जाएगा। ठीक है, आप तुरंत इसको नोट कीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम यहाँ तक समझे कि ग्रह होने के लिए 4 आवश्यक शर्तें क्या हैं। अब देखते हैं कि ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखो, ग्रहों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पहला है हमारा पार्थिव ग्रह और दूसरा है जोवियन ग्रह। पिछले वीडियो में जब आपने देखा था, मैंने विस्तार से समझाया था कि जोवियन ग्रह क्या होते हैं और पार्थिव ग्रह क्या होते हैं। एक बार और यहाँ देख लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लें इनकी। आपको इतना तो मालूम होगा ही कि पार्थिव ग्रह में ये जो स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं ये आते हैं और जोवियन ग्रह में जो अंत के 4 ग्रह हैं ये शामिल होते हैं। ठीक है, तो देखो, पार्थिव ग्रह को यहाँ लिख लेते हैं। एक तो हमारा बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई और मंगल हो गया। ये क्या होंगे, हमारे पार्थिव ग्रह होंगे। और इसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या हो जाएंगे, हमारे जोवियन ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, अब पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं और जोवियन ग्रह किसे कहते हैं, तो इनकी थोड़ी सी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो पार्थिव ग्रह हैं ये क्या हैं, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक हैं, यानी कि सूर्य के नज़दीक। पहली शर्त इनकी क्या हो गई, सूर्य के नज़दीक हैं और ये सूर्य से दूर हैं। ठीक है, वर्ड साफ आ रहे हैं, दिख रहा होगा। दूसरी जो शर्त है कि पार्थिव ग्रह, अब देखो सूर्य के नज़दीक हैं तो इनका तापमान भी क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इनका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा और इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। दोनों में साथ साथ ही अंतर समझ रहे हैं हम लोग, कम हो जाएगा। ठीक है, और इसका टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ है कि ये सूर्य के नज़दीक हैं। तो देखिए, ये है सूर्य। सन में जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है तो एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से वो चमकता है। लेकिन जब उसमें से एनर्जी निकलती है तो सौर ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं उसे सनफ्लावर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब सनफ्लावर्स निकलते हैं तो उसमें से बहुत तेज़ गति से एनर्जी निकलेगी। तो इन ग्रहों पर जितनी भी गैसें मौजूद हैं, धूलकण मौजूद हैं, तो यहाँ सौर पवन के चलने के कारण, किसके कारण, सौर पवन के कारण क्या निकल, यहाँ की जो सतह की धूलकण और गैसें हैं वो क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। ठीक है, उड़ जाती हैं तो यहाँ की जो सतही संरचना है वो कैसी हो जाएगी, ठोस हो जाएगी, यानी कि चट्टानी संरचना हो जाएगी इन ग्रहों की। इसीलिए इन चारों ग्रहों को, जैसे पृथ्वी हमारी क्या है, चट्टानी संरचना है, तो पृथ्वी के समान इन चारों ग्रहों की संरचना होने की वजह से ही इनको क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो आपको कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है
कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी संरचना गैसीय है। अगर आपसे पूछा जाए कि गैसीय संरचना वाले ग्रह कौन से हैं, तब आपको बताना है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, क्योंकि ये सूर्य से दूर स्थित हैं और सूर्य से दूर स्थित होने के कारण जब सूर्य से निकलने वाली सौर पवन चलती है तो वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, और नहीं पहुँचने की वजह से यहाँ के जो धूल कण और गैसें हैं वो सतह के नज़दीक आ जाते हैं, और सतह के नज़दीक आ जाते हैं तो इनकी जो सतही संरचना है वो कैसी बन गई है, गैसीय बन गई है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप ये भी समझ गए होंगे कि सौर पवन यहाँ नहीं चलती है, इसलिए जो धूल कण हैं और गैसें हैं वो उड़ नहीं पाती। ठीक है, धूल कण प्लस गैसें उड़ नहीं पाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे कि तीन चीज़ें ये हो गई, तो ये तो पार्थिव ग्रह की विशेषताएं हो गई और ये जोवियन ग्रह की विशेषताएं हो गई। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं सौरमंडल में वो पूछे जाते हैं क्रम के आधार पर, कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर इन ग्रहों का क्रम क्या है। तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बीएसपी की मायावती, एमबी यानी कि मायावती के लिए क्या सिंबल यूज किया था, एमबी किया था, कि बीएसपी की मायावती सेब खाती है। तो बीएसपी से क्या हो गया, बी से बुध, एस से शुक्र और पी से पृथ्वी। मायावती के लिए एमबी यूज किया था, तो एम से मंगल और बी से बृहस्पति। सेब के लिए हमने एस, ए और वी यूज किया था, तो एस से शनि, ए से अरुण और वी से वरुण। तो आपके ये 8 ग्रह हैं जो इस ट्रिक के साथ पूरे हो जाएंगे। लेकिन कई बार क्या है कि क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा देता है। क्या करता है कि कई विद्यार्थियों को ये तो पता रहता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह अरुण है, लेकिन समस्या वहाँ खड़ी हो जाती है जब एग्जामिनर इसी सवाल को क्या कर देता है, थोड़ा सा और घुमा के देता है। कहता है दे देगा आपको 5 ग्रह, अब पूछेगा कि इन 5 ग्रहों को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके लिए भी हमें क्या आना चाहिए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, यानी कि हमें सभी ग्रह के बारे में मालूम होना चाहिए कि छोटे से लेकर के बड़े और बड़े से लेकर के छोटे। ठीक है दोस्तों, तो आरोही क्रम किसे कहते हैं कि छोटे से लेकर के बढ़ते हुए क्रम की ओर, अवरोही किसे कहते हैं कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। मैं उम्मीद करता हूं आप ये दोनों चीज़ समझ गए होंगे, आरोही और अवरोही में अंतर समझ गए होंगे। आरोही का मतलब कि छोटे से बड़े की ओर और अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो अब एक बार क्रम आप समझ गए, अब एक बार ये आकार भी समझ लेते हैं। देखो आकार की भी मैं ट्रिक दे दूंगा आपको, लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रिक को अगर हम थोड़ा सा भी भूल गए, चूक गए, तो हमारे सारे सवाल का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रिक के साथ साथ में आपको अपने कॉमन सेंस का भी प्रयोग करना है। यहाँ हमें सिर्फ इतना सा देखना है, ज़्यादा बड़ी दुविधा की बात नहीं है कि आप ये कि सर हम इसको कैसे याद करेंगे। देखो हमारे जो अंत के 4 ग्रह हैं ये क्रम की दृष्टि से यानी कि आकार के क्रम की दृष्टि से क्या है, लगातार हैं। जैसे सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण और चौथा वरुण, 5वें पे अपनी पृथ्वी है। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई। 6वें पे शुक्र, 7वें पे मंगल और 8वें पे बुध। अब बताइए यहाँ कहाँ कठिनाई आई, लास्ट के 4 क्रम से हैं ये। 5वें पे अपना पृथ्वी है, 6वें पे हमारी मौसी है। मौसी कौन है, शुक्र है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को। इसके बाद में मंगल है, मंगल के बाद में सबसे छोटा बुध है। अगर इसके बावजूद भी आपको याद नहीं होता है तो आप इसकी ट्रिक लिख लीजिए। अगर आपको नहीं संतुष्टि मिल रही है तो मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ इसकी। जैसे ट्रिक मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, मार्कर। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है, बस अब पशु मांगे दूध। और इस ट्रिक में क्या हो जाएगा, आपके सारे ग्रह आकार के आधार पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो इसमें बा से क्या बन जाएगा आपका बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह भी बताया था। स से क्या बन जाएगा सेकंड नंबर पर शनि, फिर आ से तीसरे नंबर पर अरुण। देख लीजिए दोस्तों 8 ग्रह आपके इसमें आ जाएंगे। बा से क्या बन रहा है वरुण,
पाँचवें स्थान पर पृथ्वी, छठवें स्थान पर शुक्र, सातवें स्थान पर मंगल और आठवें स्थान पर ध से बुध। ठीक है, आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अगर ये भूल जाओ तो बस इतना याद रखिए कि स्टार्टिंग के जो पीछे के 4 हैं वो आकार की दृष्टि से क्या हैं, सबसे आगे हैं। इसके बाद 5वें पे हमारी पृथ्वी, 6वें पे मौसी, 7वें पे मंगल, 8वें पे बुध। ठीक है, अब यहाँ से आकार और क्रम के आधार पर आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए आप इस ट्रिक को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं इन ग्रहों के बारे में। आज की जो क्लास है हमारी, आज की क्लास में केवल हम इन 4 पार्थिव ग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और जो हमारे जोवियन ग्रह हैं इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके ले लेते हैं कि हमारे पार्थिव ग्रह कौन से हैं। तो आप जान ही गए कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हमारे पार्थिव ग्रह हैं। तो हमारा जो पहला ग्रह इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा बुध। और देखिए दोस्तों, बुध को इंग्लिश में बोला जाता है मरकरी। ठीक है, बर्ड साफ दिख रहे हैं आपको। ठीक, तो मरकरी जो है, तो मरकरी की अब हम विशेषता देखते हैं। देखो, जो बुध ग्रह है इसको कहा जाता है वाणिज्य और निपुणता का ग्रह, इसका जो उपनाम है। अच्छा, इनके जो उपनाम है इनको जानने से पहले हम एक ट्रिक, चले अगले वीडियो में हम उसको यूज करेंगे, यहाँ पर नहीं, अभी हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, इसका जो उपनाम है वो है वाणिज्य व निपुणता का ग्रह। क्या कहा जाता है इसको? वाणिज्य और निपुणता का ग्रह कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। हाँ, सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बनेगा इसमें हमारा कि सूर्य के सबसे नज़दीक है, और सूर्य के सबसे नज़दीक है तो इस ग्रह पर क्या नहीं पाया जाता है? वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर वायुमंडल का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, वायुमंडल का अभाव। और इसकी क्या विशेषता होंगी? चौथा है, इसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, अर्थात इसका कोई भी अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, सैटेलाइट यहाँ कौन से की बात हो रही है? प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है। कृत्रिम सैटेलाइट यहाँ भेजे जा चुके हैं, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कौन से उपग्रह? प्राकृतिक उपग्रह। अब एक सवाल यहाँ से ये आता है, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो जान लीजिए इसको अच्छे से एक बार, कि एक सवाल ये पूछा गया था एक MPPCS के एग्जाम में कि हमारे सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका तापांतर सर्वाधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो तापांतर अगर सर्वाधिक है तो सबसे पहले तो आप यही समझिए कि तापांतर का मीन्स क्या है। ठीक है, तो तापांतर का मतलब होता है कि ऐसा ग्रह जिसके अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्या हो? अधिकतम अंतर हो, वो क्या कहलाता है? तापांतर कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो बुध ग्रह है इसका तापांतर सर्वाधिक है पूरे सौरमंडल में। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह तो शुक्र है, तो इसका तापांतर अधिक कैसे होगा? देखिए, तापांतर का मतलब है कि सबसे गर्म तापमान और सबसे ठंडे तापमान का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा? तापांतर कहलाएगा। तो देखिए, समझ लीजिए इसको कैसे, ये है हमारा सन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बुध। तो देखो दोस्तों, हमारे जो बुध का हिस्सा सूर्य के सामने है, जब यहाँ सूर्य की किरणें आती हैं, रोशनी आती है, तो ये वाला हिस्सा हो जाता है बहुत अधिक गर्म, और इसका जो विपरीत पार्ट है, यहाँ इस समय क्या होगी? रात होगी, यहाँ दिन होगा। तो जहाँ दिन होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग में, ठीक है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को आप कहोगे सर फिक्स बताइए। अगर फिक्स की भी बात करते हैं तो इसका जो फिक्स टेम्परेचर है वो है 372 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन हीरो हम इसलिए नहीं बन रहे हैं, हम मोटे मोटे आंकड़े देख रहे हैं। अगर तो ये दिन का टेम्परेचर क्या हो जाता है?
+400 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे ही इसके विपरीत दिशा में रात की बात करते हैं तो रात में इसका जो टेम्परेचर है वो चला जाता है माइनस में, और माइनस में जाके कितना हो जाएगा 189 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए दोस्तों, रात का तापमान तो 189 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन का टेम्परेचर है +400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको इसमें ऐड करोगे तब तापांतर आएगा, क्योंकि ये माइनस में है, अंतर देखना है हमको, घटाना नहीं है, अंतर देखना है। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो तापांतर कितना आ जाएगा 589 डिग्री सेंटीग्रेड का, 579 डिग्री सेंटीग्रेड का, 579 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, इसका तापांतर हो जाएगा। आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों होगा इसका तापांतर। ठीक है, तो ये हो गई किसकी, इसकी विशेषताएं। अब बात करते हैं कि इसकी सूर्य से जो दूरी है, सूर्य से जो दूरी है, तो सूर्य से दूरी के क्रम में इसका कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। लेकिन हम पिछले वीडियो में सभी ग्रहों की जो दूरी हमने देखी थी वो देखी थी खगोलीय इकाई में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, और यहाँ पर जो इसकी दूरी देखेंगे वो देखेंगे किलोमीटर में। ठीक है, तो सूर्य से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, लगभग 58 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो कितनी दूरी हो जाएगी इसकी, 58 मिलियन किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात आती है, अभी मैंने आपको बताया था कि हर ग्रह का अपना 2 गतियाँ होती हैं, उन 2 गतियों में घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। तो जो घूर्णन गति है इसका मतलब कि ये जो बुध है अपने अक्ष पर कितने समय में घूमता है। तो इसकी जो घूर्णन गति है, अपने अक्ष पर घूमने की जो गति है वो कितनी हो जाएगी, लगभग 58 दिन। यानी कि ये 58 दिन में क्या करता है, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी कितने दिन में करती है, 1 दिन में। यानी कि पृथ्वी के 58 दिन और बुध का 1 दिन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब तक पृथ्वी पर 2 महीने होंगे लगभग, तब तक बुध क्या करेगा, अपने अक्ष पर एक रोटेशन करेगा। अब दूसरी बात आ रही है, इसका अगला जो पॉइंट है वो है परिक्रमण का, कि ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है। तो देखो 58 दिन में तो ये घूर्णन कर रहा है, सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करेगा, लगभग 88 दिन में। ठीक है दोस्तों, कितने दिन में करेगा, 88 दिन में। तो समझ में आ गई होगी आपको बातें, ये सारे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लेते हैं अगला ग्रह, कौन सा। हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखनी है कि एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर प्रसुप्त ज्वालामुखी और क्रेटर पाए जाते हैं। तो सौरमंडल का मात्र बुध ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त का मतलब है कि ऐसे ज्वालामुखी जो ना तो जागृत हैं, यानी कि वर्तमान में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन आगे भी सक्रिय होने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल सोए हुए शांत ज्वालामुखी। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रसुप्त ज्वालामुखी और क्रेटर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 9 पॉइंट किसके, बुध के। आप इनको अच्छे से नोट कर लेना, यहाँ से बाहर एक भी सवाल आपका नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं शुक्र पर। चलिए, दूसरा ग्रह आ गया हमारा शुक्र, और शुक्र को कहा जाता है वीनस। अगर इसके उपनामों की चर्चा करते हैं हम, तो इसका जो उपनाम है वो क्या हो जाएगा, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, दूसरा सुंदरता की देवी भी इसे कहा जाता है। तीसरा उपनाम हो जाएगा सबसे चमकीला ग्रह, और सबसे गर्म ग्रह। तो ये तो हो गए इसके उपनाम। अब देखो, अब इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में इसका कौन सा स्थान है।
दूसरा स्थान है। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के क्रम में इसका दूसरा स्थान है। दूसरा पॉइंट, आकार की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। आकार के आधार पर छठा स्थान। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा कि ये सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। तो देखो, सबसे पहली बात मैंने किया, ये इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो देखो, 2-3 बार यहाँ से सवाल आ चुका है कि ऐसा सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सदृश दिखाई देता है। किस तरीके से? पृथ्वी के सदृश, अर्थात पृथ्वी के समान। तो देखो, पृथ्वी के समान, इसको पृथ्वी की बहन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो व्यास में, आकार में और घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है। किन किन चीज़ों में? इसको नोट कर लेना, आकार, व्यास और घनत्व में पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहा जाता है। दूसरी बात आती है सबसे चमकीला ग्रह। तो सबसे चमकीला ग्रह हम इसे क्यों कह रहे हैं? तो देखो, ये सबसे गर्म है और सबसे गर्म है तो क्या होगा? सबसे चमकीला भी होगा। लेकिन अब यहाँ में ये समझना है कि गर्म होने का रीजन क्या है। सूर्य के नज़दीक तो बुध है, बुध गर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ बुध गर्म नहीं है। बुध की जगह कौन सा गर्म है? शुक्र है। तो देखो, इसके गर्म होने का एक रीजन है कि इसके जो वायुमंडल है, सतह है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। क्या मिलती है? CO2 सर्वाधिक मात्रा में। इसके अलावा कुछ परसेंटेज सल्फर डाइऑक्साइड की भी पाई जाती है। जब यहाँ लगभग 95% से लेकर के 99% तक क्या पाई जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, और लगभग 1% के आसपास अन्य गैसें पाई जा रही हैं। तो जब CO2 की मात्रा बढ़ती है किसी भी वायुमंडल में, तब तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जा रहा है, इसका मतलब हमारी क्या हुई? मौसी हुई। तो हमारी मौसी जो है अपनी बहन को भी अपनी तरह बनाना चाहती है। देखिए, पृथ्वी के निवासियों ने भी क्या किया है? पृथ्वी पर CO2 की मात्रा धीरे धीरे क्या बढ़ती जा रही है? बढ़ती जा रही है, जिससे टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो बहन के लक्षण तो दूसरी बहन में आएंगे ही। ठीक है, लेकिन हम इतने होशियार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं CO2 को कम करने के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक समझौता हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल एक समझौता हुआ है, जिससे क्या किया जा रहा है? CO2 के स्तर को कम किया जा रहा है। दूसरी चीज़, जब यहाँ CO2 और SO2 गैस पाई जाती है तो यहाँ पर एक कंडीशन बन जाती है जिसे प्रेशर कुकर की कंडीशन कहा जाता है कि प्रेशर कुकर जैसी दशा कहाँ बनती है? शुक्र ग्रह पर बनती है। यहाँ किसका निर्माण होता है? प्रेशर कुकर जैसी दशाओं का निर्माण होता है। देखो, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये है आपका प्रेशर कुकर। ठीक है, ये हो गया इसका हैंडल और ये हो गई इसकी सीटी। यहाँ क्या है? CO2 और SO2, और यहाँ से जब इसको हम प्रेशर कुकर को जब हम गर्म करते हैं नीचे से, तब इसका जो भाप है, पानी है, वो क्या होता है? ऊपर की ओर निकलने लगता है। ऐसे ही इसकी जो सतह है वहाँ पर CO2 और SO2 क्या करते हैं? नीचे से इसको गर्म करते हैं। जब नीचे से इसको गर्म करते हैं तो क्या निकलती है? भाप निकलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर कुकर की कंडीशन बोलते हैं, प्रेशर कुकर जैसी दशाएं बोलते हैं। ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से याद करना। ठीक है, अब यहाँ एक बात ये भी समझना, मैं भी इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप लिख लीजिए। देखिए, ये चीज़ें आप समझ गए यहाँ तक। अब दूसरी चीज़ हमें समझनी है कि प्रत्येक ग्रह का अपना एक घूर्णन होता है, एक परिक्रमण होता है। तो देखो, सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, पहले तो हमें ये देखनी है। अगला पॉइंट आ जाएगा 14 पॉइंट। सूर्य से इसकी दूरी है 108 मिलियन किलोमीटर। 108 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो 108 मिलियन, इसका मतलब जितना समय ये ले रहा है परिक्रमा में, उससे अधिक समय लेगा। ठीक, अब अगली जो बात आती है इसके घूर्णन की, कि ये अपना एक घूर्णन कितने दिन में पूरा करता है। तो देखो,
यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा गया है इसके शुक्र के घूर्णन से लेकर के, क्योंकि यहाँ पर कई बार एग्जामिनर क्या कर देता है, बच्चों को घुमा देता है। कई हमें तो बच्चे ये सोचते हैं कि भाई अगर पृथ्वी एक दिन में अपना एक चक्र पूरा कर रही है तो अन्य ग्रह भी ऐसा करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि शुक्र अपनी अपना एक चक्र पूरा करने में कितने दिन ले रहा है, 243 दिन। अर्थात पृथ्वी के 243 दिन शुक्र के एक दिन के बराबर होंगे। क्या होंगे, पृथ्वी के 243 दिन शुक्र के एक दिन के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये अपना एक घूर्णन, एक रोटेशन पूरा करने में 243 दिन का समय ले रहा है। अब यहां से सवाल बना कि सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक समय में अपना एक घूर्णन पूरा करता है या एक चक्र पूरा करता है। तो आप बिना सोचे समझे, अगर आपको आता है तो क्या लगा दोगे, शुक्र लगा दोगे। अगर नहीं आता है तो घूमते रहिए सौर मंडल में, ठीक है। इसीलिए अच्छे से दिमाग को और कानों को खोल के रखना, आंखों को भी खोल के रखना, और हाथ आपका कॉपी पर चलता रहना चाहिए। जो भी पॉइंट मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ वो आपकी कॉपी में नोट हो जाने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आती है कि इसने घूर्णन पूरा कर लिया तो अपना परिक्रमण भी पूरा करेगा, सूर्य की परिक्रमा भी लगाएगा। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाएगा, 255 दिन में। अब बच्चे शौक हो जाते हैं यहाँ कि यार 243 दिन में तो अपना एक चक्र पूरा कर रहा है, लेकिन 255 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा कर रहा है, यानी कि अपने रोटेशन के बराबर इसका क्या रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। 243 दिन में इसका रोटेशन है और 255 दिन में रिवॉल्यूशन है। कई किताबों में 225 दिन भी लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन आ जाएं तब आपको क्या सही करना है, 255 दिन सही करना है, ठीक। ऑप्शन में क्या लिखा है, 225 दिन। घबराना मत, कई किताबों में मिल जाएगा ये आपको। मैंने यहाँ दोनों इसलिए लिख दिए ताकि आप मुझे गलत साबित ना कर सको कि सर आपने तो 255 दिखाए थे, देखो किताब में 225 है। इसीलिए मैं दोनों ही एक साथ लिख रहा हूँ। लेकिन जब एग्जाम में सवाल आए तब आपको 255 ही सही करना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब घूर्णन की बात आ गई। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी समझ लेना कि शुक्र और अरुण जो हमारे ग्रह हैं, अगर इन दो ग्रहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी दूरी पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। लेकिन हमारा जो अरुण है और शुक्र ग्रह है वो क्या है, अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। किस तरीके से, देखो मान लो ये कोई घड़ी है, यहाँ 12 बजे हैं, यहाँ 3 बजे हैं, यहाँ 6 बजे हैं, यहाँ 9 बजे हैं। तो क्लॉकवाइज कैसे होगी ये, जब हम इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर हम चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं ऐसे चलूँ तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अरुण ग्रह को और शुक्र ग्रह को छोड़ करके बाकी के सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। केवल शुक्र और अरुण ही ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहे हैं। आप यहाँ तक समझ गए होंगे क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो मैं यहाँ शुक्र का ही एक चित्र बना देता हूँ कि ये किस दिशा में घूर्णन कर रहा है। ये शुक्र हो गया और ये इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, रोटेशन हो गया, ठीक है। तो ये किस तरीके से है, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। अब देखो अगर हमारी पृथ्वी, जैसे देख लीजिए ये है हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी के बारे में आपने पढ़ा होगा कई किताबों में, शुरू से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो पृथ्वी घूर्णन करती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कर रही है, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो जब इसका पश्चिम से पूर्व रोटेशन होगा तो ये क्या है, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। मान लो कि यहाँ घड़ी रखी है तो ये कैसे घूम रही है, उल्टी घूम रही है इस तरीके से, और इस तरीके से घूम रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से घूमती तब ये कैसी हो जाती, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अर्थात ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती, ठीक है। अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो पृथ्वी पर जब सूर्योदय होगा तो वो किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा, और जो सूर्यास्त होगा वो किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा सबसे अंत में।
देखो, ये घूमने की वजह से इसका जो सूर्योदय होगा सबसे पहले, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रही है, तो क्लॉकवाइज का मतलब हम कह रहे हैं कि ये पूर्व से पश्चिम घूम रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ याद रखना। तो पूर्व से पश्चिम घूम रही है, तो इसका जो सूर्योदय होगा सबसे पहले वो कहाँ होगा? पश्चिम में। और जो इसका सूर्यास्त होगा यानी कि सबसे अंत में, वो कहाँ हो जाएगा? पूर्व में। ठीक है, तो ये तो था हमारा शुक्र के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। तीसरा ग्रह कौन सा हो गया हमारा? पृथ्वी, यानी कि अर्थ। ठीक है, तो देखो, पृथ्वी के बारे में सब जानते हैं, तो पृथ्वी के बारे में एक एक करके चीज़ों को समझते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी। तो देखो, ये है अर्थ, और अर्थ है तो हम इसका पहला पॉइंट इसके ग्लोब से ही उठाते हैं। किसके? ग्लोब से। क्या है? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। अगर आकार के आधार पर पूछा जाए तो पांचवा स्थान है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट बनेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो देख लीजिए इसका जो झुकाव है वो क्या है? 23.5 डिग्री है। लेकिन जैसे ही हम बोर्ड वगैरह पर या आइडियल कंडीशन में हम पृथ्वी को देखते हैं तो इस तरीके से देखते हैं, बिल्कुल सीधी। लेकिन जब इसकी वास्तविक स्थिति की हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लिए यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। पहला पॉइंट इसका बनेगा कि सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा स्थान। दूसरा पॉइंट बनेगा आकार की दृष्टि से पांचवा स्थान। इसके बाद में अगला पॉइंट हमारा बन जाएगा अपने एक्सिस पर कितनी झुकी है? अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चौथा पॉइंट बनेगा कि ये अपना एक घूर्णन, सबको पता होगा कि पृथ्वी अपना एक चक्र कितने समय में पूरा करती है? एक दिन में पूरा करती है, अर्थात 24 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, क्योंकि एक दिन में घूमती है। अब इसके घूर्णन को क्या कहते हैं? हम इसका परिभ्रमण भी कहते हैं। और इसके घूर्णन की वजह से क्या होता है, यानी कि एक दिन में पूरा कर रही है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। इसीलिए इसे हम कौन सी गति भी कह सकते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति भी कह सकते हैं। और इसकी दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तब क्या होगा? पृथ्वी पर दिन और रात नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। कई बार ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। अगला आता है कि ये सूर्य की परिक्रमा या अपना परिक्रमण कितने समय में पूरा करती है। तो यहाँ हमें लगभग में देख रहे हैं, हम लगभग 1 वर्ष में। और 1 वर्ष में ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इसीलिए इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। कौन सी गति दोस्तों? वार्षिक गति। और इसकी वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर क्या बदलती हैं? ऋतुएं बदलती हैं। यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाएगी, कभी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी आएंगी, कभी कर्क रेखा पर सीधी चमकेंगी, कभी मकर रेखा पर सीधी चमकेंगी। जब कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें होंगी तब ग्रीष्म ऋतु होगी। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। और जब मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें चमकेंगी तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और उसी समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। इसके बारे में हम अभी जानेंगे अगले टॉपिक में, जब पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे कंप्लीट तरीके से। तो इसके कारण क्या होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए। अब आती है कि इसकी सूर्य से दूरी कितनी है किलोमीटर में। सूर्य से दूरी, तो इसकी सूर्य से दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि एक खगोलीय इकाई का मान क्या होता है। तो एक खगोलीय इकाई बराबर होगी पृथ्वी की सूर्य से दूरी।
ठीक है। तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है? 150 मिलियन। ठीक है। तो एक AU बराबर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, मिलियन किलोमीटर। ये बात आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब दूसरी बात आती है, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, साथ साथ ही लिखते चलिए आप मेरे। अब देखो, पृथ्वी जब जैसे ही सूर्य की परिक्रमा करती है तो इसकी परिक्रमा में क्या होता है कि एक कंडीशन, जैसे मैं यहाँ बीच में सूर्य बना लेता हूँ, ये हो गया हमारा सन। और जब पृथ्वी सन की परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो एक स्थिति तो ऐसी आती है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होती है, और एक स्थिति ये आती है कि पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है। तो इन कंडीशन को क्या कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं कि सबसे दूर कंडीशन, यानी कि सबसे दूर की स्थिति, और एक तरफ बना लेते हैं सबसे नज़दीक की स्थिति। देखिए, ये पृथ्वी नहीं आती है सूर्य के पास, इसका ऑर्बिट ही इस तरीके का है कि एक ऑर्बिट के एक छोर पर तो ये सबसे अधिक दूर हो जाती है और दूसरे छोर पर सूर्य के सबसे पास हो जाती है। तो जब ये सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है तो ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक है, दोनों कंडीशन देख लीजिए, ये अर्थ हो गई। तो जब सूर्य से अधिक दूर होगी तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अपसौर। क्या बोलेंगे? अपसौर। और जब ये सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होगी इसे बोलेंगे उपसौर। क्या यहाँ तक आप समझ गए? अब ये भी देखना है कि सूर्य से जब सबसे अधिक दूर होती है तो किलोमीटर में इसकी दूरी कितनी होती है। तो किलोमीटर में जो इसकी दूरी होगी वो हो जाएगी 15.20 करोड़ किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 15.20 करोड़ किलोमीटर। और जो इसकी दूरी होगी वो हो जाएगी 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। तो कई बार यहाँ से ये सवाल पूछ लेता है कि उपसौर में पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी होती है, अपसौर में सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी होती है। यहाँ तक आप समझ गए। इसकी डेफिनेशन पूछा जाए तो जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित हो तो वो अपसौर, और जब सबसे नज़दीक हो तो वो उपसौर। सबसे अधिक दूरी 15.20 करोड़ किलोमीटर, सबसे कम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब आती है कि ये कंडीशन बनती कब है। तो जो अपसौर की कंडीशन बनती है दोस्तों, वो बनती है 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। यानी कि 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है, और 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक पास होती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा ही आपको याद रखना है। यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी के बारे में 2 चीज़ें और जान लेते हैं कि हमारी अर्थ पर सबसे ऊंचा और सबसे नीचा स्थान क्या है। अगर पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी को देखिए, एक तो अगर इसके उपनामों की बात करें तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या है? जल है। और जैसे ही हम इसको ऊपर से देखते हैं और 29% भाग पर क्या है? स्थल है। तो जैसे ही हम इसको अंतरिक्ष से देखेंगे तो पानी ज़्यादा है, जलमंडल ज़्यादा है। तो जलमंडल अधिक होने की वजह से पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है वो कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। तो सबसे ऊंचा और सबसे नीचा स्थान की बात करते हैं। सबसे नीचा, तो देखिए सबसे ऊंचा कौन सा है? हिमालय पर्वत। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। यानी कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये है 8850 मीटर। ठीक है। और सबसे नीचा स्थान पूछा जाए तो देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, ये भी यहीं जान लीजिए। ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में है और हिमालय के नेपाल हिमालय में शामिल है।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद जो सबसे नीचा स्थान है वो है हमारा मेरियाना ट्रेंच, यानी कि मेरियाना गर्त। तो मेरियाना गर्त क्या है? पृथ्वी का सबसे नीचा स्थान है। इसकी जो गहराई है वो क्या है? 11,022 मीटर। ठीक है, कितनी है? 11,022 मीटर। और ये कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। ये एक सवाल भी 2-3 बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वी का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, तो मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ पृथ्वी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला जो ग्रह आता है हमारा वो आता है मंगल। ठीक है, आज के टॉपिक का हमारा आखिरी ग्रह है मंगल। तो मंगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, चौथा मंगल। मंगल को क्या कहा जाता है? मार्स इंग्लिश में। और इसका जो उपनाम है वो एक तो है इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, और दूसरा है इसको युद्ध का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह और युद्ध का देवता। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सतह पर आयरन के ऑक्साइड अधिक मिलते हैं, यानी कि आयरन ऑक्साइडों की अधिकता है। तो आयरन के ऑक्साइड अधिक पाए जाने की वजह से इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट अगर हम निकालें यहाँ से, तो सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। देख लीजिए, पहला सूर्य से चौथा स्थान, और आकार के आधार पर देखें तो 7वां स्थान। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी सूर्य से दूरी कितनी है। सूर्य से दूरी, इसकी सूर्य से दूरी क्या हो? पृथ्वी की कितनी थी? 150 मिलियन किलोमीटर। तो मंगल की हो जाएगी लगभग 2 गुनी 228 मिलियन किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 228 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, आगे आते हैं चौथे पॉइंट पे। इसका चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये घूर्णन कितने समय में करता है, अर्थात सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसको कितना समय लगता है। तो देखिए, पृथ्वी करती है 24 घंटे में, एक दिन में। मंगल सूर्य की परिक्रमा करता है, अपने अक्ष पर घूमता है 1 दिन और 40 मिनट में। तो लगभग 1 दिन में, तो ये मैं पूरा लिख देता हूँ, 1 दिन, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, 1 दिन व 40 मिनट में ये क्या करता है? अपने अक्ष पर घूमता है। दूसरा जो अगला पॉइंट आ जाएगा, इसका आ जाएगा परिक्रमण का, कि यह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 687 दिन में करता है। वर्ड दिखाई दे रहे होंगे आपको अच्छे से। तो 687 दिन में क्या करेगा? सूर्य की एक परिक्रमा करेगा। अब देखिए, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पूरे सौर मंडल का अगर हम 8 ग्रहों को शामिल कर लें, तो 8 ग्रहों को अगर हम शामिल कर लें, तो सौर मंडल का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया जाता है? मंगल ग्रह पर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ इसका सक्रिय ज्वालामुखी का उसका नाम भी लिख देता हूँ मैं, उसका नाम है ओलंपस मेसी। ओलंपस मेसी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए संसार के, यानी कि सौर मंडल के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो ओलंपस मेसी। अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो पृथ्वी का अगर जहाँ नाम आ जाए तब आप क्या लिखोगे? किलायु। कौन सा? माउंट किलायु एक ज्वालामुखी पर्वत है सिसिली द्वीप समूह पर। ठीक है, तो अब देखिए, इसके बाद में जब ये पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। उसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। ठीक है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट की लगभग 3 गुनी है। कितनी है? एवरेस्ट की 3 गुनी। ठीक है, तो अब ये याद रखना। तो एवरेस्ट की अगर आपको ऊंचाई पता है कितनी है? 8,850 मीटर के आसपास। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसकी आ जाएगी? निक्स ओलंपिया की ऊंचाई आ जाएगी।
ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात आती है इसके उपग्रहों की, कि इसके उपग्रह कौन कौन से हैं। तो इसको एक ट्रिक से याद रखना कि मंगल ने बैंक में एफडी करवाई, तो एफडी से क्या हो जाएंगे, इसके दोनों उपग्रह आ जाएंगे। कौन कौन से, एक तो फोबोस और दूसरा डीबोस। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके दोनों उपग्रह हो जाएंगे। यहाँ हमें डीबोस के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये याद रखनी है कि डीबोस जो है ये पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जाना पार्थिव ग्रहों के बारे में। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जोवियन ग्रह के बारे में। अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई क्वेश्चन रह जाता है या कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके अपने मैसेज दीजिए, जिससे हम आपके क्वेरीज का जल्दी से जल्दी समाधान कर सकें। धन्यवाद।